हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर है हमारा किसके ऊपर, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अभी तक हमारे 3 लेक्चर हुए हैं और 3 लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है। मोशन ऑफ चार्जेस इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, प्लस हमने पढ़ा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है, यानी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो याद करो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का हमारे पास क्या आया था रिलेशन? F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, है ना, ये फॉर्मूला आया था। F इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। क्लियर है बच्चों? इसका डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने बताया आपको या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट के रूल लगा लो, या फिर अगर तीनों परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो आप क्या लगा सकते हो? आप लगा सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है वो हमने सीखा था। ठीक है, आज बच्चों हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, क्योंकि कल सिर्फ इसकी थ्योरी हो पाई थी, इसके हमने प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है बच्चों? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, मान लो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल है हमारे पास। बोला जाता है कि एक वायर है, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है। क्लियर? ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ हैज करंट I in direction पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है बच्चों, इन डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस। if there is magnetic field B equals to B naught I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कितना है? B नॉट I प्लस J प्लस K कैप टेस्ला, इतना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर कितना होगा, ये चीज अपने को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि फोर्स बराबर क्या होता है? I इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, तो याद करो L क्या होता है? L वेक्टर क्या है? L वेक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट हमारा किस तरफ बह रहा है बच्चों? करंट हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बह रहा है, मतलब आई एक्सिस पर बह रहा है। ठीक है, तो हमारा एल वेक्टर क्या लिखा जा सकता है बच्चों? एल आई कैप। और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर दिया हुआ है बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इन चीजों को यहां पर पुट कर देंगे बच्चों, तो देयरफॉर फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा आई इंटू एल क्रॉस, तो एल आई क्रॉस बी नॉट, है ना, बी नॉट आई प्लस जे प्लस के कैप। ठीक है, तो आई, है ना, बी नॉट आई एल, ये तो इधर हो गया, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों? आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? 0 प्लस आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के, और आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे। पता है ना आपको ये चीज, है ना, आई जे और के। ठीक है, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के, है ना, आई क्रॉस आई 0 हो गया, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, और आई क्रॉस के उल्टा ऑर्डर हो गया, तो क्या देगा आपको? माइनस ऑफ जे। ठीक है, ऐसे क्या करते थे, तो आ गया क्या बच्चों हमारे पास? बी नॉट आई एल माइनस जे प्लस के वेक्टर, है ना, इतना आ गया हमारे पास फोर्स। अभी जो फोर्स है बच्चा वो क्या है? वेक्टर फॉर्म में है। अभी जो फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, तो आप क्या करोगे? मैग्नीट्यूड निकालना आता है बच्चों अपने को, है ना, वेक्टर का क्या करेंगे? ठीक है, तो
तो एफ मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, यानी मॉड क्या हो जाएगा, बी नॉट आई एल, है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर 1 + 1 यानी √2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, √2 बी नॉट आई एल। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दी कंडक्टर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन दी कंडक्टर कितना है, √2 टाइम्स बी नॉट आई एल। क्लियर है बच्चों? चलो, तो ये चीज हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल, मान लो हमने एक इस तरीके से सेमी सर्कुलर कंडक्टर लिया, ठीक है, सेमी सर्कुलर कंडक्टर, और इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसा एक करंट फ्लो हो रहा है, और इसका रेडियस है सपोज r, ठीक है बच्चों, रेडियस क्या है, सपोज r है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ठीक है बच्चों, इस तरफ आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अब इसमें आपको बोला जा रहा है कि फाइंड आउट फोर्स कितना लगेगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? देयर इज अ सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, ठीक है, देयर इज अ सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, है ना, ऑफ रेडियस r एंड कैरिंग करंट I, ठीक है, और ये जो है वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है सेम प्लेन में, ठीक है, सेम प्लेन में। तो अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये चीज अपने को निकालना है, ठीक है बच्चों। तो आप देखो इस वायर का, है ना, इस वायर का स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, यहां है, और एंड पॉइंट कहां है, यहां है। याद करो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है ना वो I क्या होता है, dl क्रॉस b होता है, ठीक है, I dl क्रॉस b होता है। तो नेट फोर्स जब आप निकालेंगे तो F इक्वल्स टू क्या होगा, I और B तो नहीं बदलने वाला, I और B क्या है, कांस्टेंट है, तो आप क्या करोगे, I और B तो कांस्टेंट है, वैसे भी, ठीक है, I और B कांस्टेंट है, तो आप इंटीग्रेशन किसका करोगे, तो I हो जाएगा, I इंटीग्रेशन ऑफ dl करेंगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे b के साथ, ठीक है, क्योंकि b तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो I dl का इंटीग्रेशन करोगे बच्चों, ऐसे छोटे छोटे dl का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला लेंथ, क्योंकि dl वेक्टर है ना, वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट, तो 1 से 2 का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो क्या है, ये वाली लाइन। क्लियर है? तो बच्चों इसका जो L वेक्टर है ना, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आएगा I L क्रॉस B, है ना, dl को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या दे देगा, L दे देगा, तो ये हुआ हमारा L वेक्टर, ठीक है, ये हुआ मेरा L वेक्टर। तो आप देखो L वेक्टर और B वेक्टर क्या हो जा रहा है, एक दूसरे के पैरेलल हो जा रहा है, L वेक्टर भी इधर है और B वेक्टर भी इधर है। तो जब L और B पैरेलल हो जाएगा बच्चों तो एंगल क्या हो जाएगा उनके बीच में, 0, साइन 0 क्या होता है, इसका एक्सपांशन करेंगे तो क्या होगा, BI L साइन थीटा, और थीटा कितना है, 0, तो ये होल टर्म क्या बन जाएगा, 0। तो यहां पर कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, 0, यहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। आई क्या बात समझ में बच्चों, यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि L वेक्टर एंड B वेक्टर आर पैरेलल। ओके, तो जब भी अपन इस तरीके की चीजें आएंगी, है ना, आड़ी टेढ़ी रहेगी, तो अपने को क्या लेना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लेना पड़ता है, ना कि हमें कर्व्ड डिस्टेंस से मतलब है, हमें डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, हमें डिस्टेंस से मतलब नहीं है। ये चीज ध्यान में रहे आपके, ठीक है, हमें लेंथ से मतलब नहीं है, हमें डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। हमें इस पूरे लेंथ की जरूरत नहीं है, हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। क्लियर है बात आपको? तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, F फोर्स लगेगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें बच्चों, है ना, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, है ना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, अगेन मैंने क्या किया बच्चों, एक सेमी सर्कुलर वायर ले लिया जिसका रेडियस क्या है, R है,
करंट भी इसमें इस तरीके से बह रहा है, बट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक यूनिफॉर्म क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, है ना, इनटू द बोर्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। क्लियर है बच्चों? इस कंडीशन में अगर मुझे, है ना, फोर्स देखना है तो क्या होगा, तो अगेन बच्चों एल वेक्टर क्या होगा, एल वेक्टर हो गया इनिशियल पोजीशन 1 फाइनल पोजीशन 2, तो ये हुआ हमारा एल वेक्टर। एल वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सोचो, तो एल वेक्टर जो है हमारा वो हो जाएगा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बच्चों 2r, और डायरेक्शन क्या है, करंट के डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में तो आई कैप, है ना, एक्स एक्सिस पर है तो आई कैप हो गया बच्चों। आई के बाद समझ में दूसरी चीज, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है देखो, है ना, ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाता है बच्चों प्लस के कैप, और ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाता है माइनस के कैप, तो माइनस बी के कैप ऐसा लिख सकता हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर बी हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस बी के कैप, ऐसा इस पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों, आई एल क्रॉस बी, तो क्या हो गया बच्चों, आई 2r आई कैप, है ना, क्रॉस बी का क्या लिखूंगा मैं, माइनस बी के कैप। ठीक है बच्चों, माइनस बी के कैप, तो देखो क्या हो गया, माइनस 2bri, है ना, माइनस 2bri, और i क्रॉस के क्या होगा बच्चों, देखो i j और k, तो i j k ये ऑर्डर है, i क्रॉस k करना है, बट i क्रॉस k क्या देगा बच्चों, माइनस ऑफ j। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ j, तो ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो कितना आया 2bir, है ना, प्लस जे कैप। प्लस जे कैप का मतलब किधर लगेगा फोर्स बच्चों, ऊपर, ठीक है, इस तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा 2bir, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा 2bir, और डायरेक्शन क्या होगा अपवर्ड। आई के बाद समझ में, इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे, है ना, क्योंकि मैंने बता दिया आपको क्या चीज, कि ये वाला क्या काम करेगा एल वेक्टर का, दिस इज एल वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर, तो आपको क्या करना है ना, आई एल क्रॉस बी करना है ना, तो एल क्रॉस बी करो, तो एल किधर है बच्चों, इधर, और बी किधर है, अंदर, तो इसको ऐसा अंदर मोड़ेंगे तो देखो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का भी रूल लगाएंगे तो वही आएगा। फॉर्मूला क्या है बच्चों, बी आई एल, सॉरी फोर्स का बी आई एल, तो बी कितना हो गया, बी है, आई है, एल कितना है 2r, क्योंकि कौन सा डिस्टेंस लेना है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लेना है, तो कितना हो गया बच्चों 2r, तो ये हो गया आपका 2bir। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको इस तरीके से दिया हुआ है एक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ए पी क्यू आर एस टी, और ये पॉइंट सपोज बी। ठीक है बच्चों, इसमें करंट बह रहा है आई, ठीक है, क्या करंट बह रहा है आई, ओके, ये लंबाई है बच्चों ए, ये लंबाई है बच्चों सी, ये वाला सॉरी ये बी और ये सी, और इसकी रेडियस है सपोज आर, और ये लंबाई है सपोज डी। ठीक है, और आपको बोलता है कि आप क्या करो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है सपोज कौन सा, क्रॉस फील्ड है, हर जगह पर क्या है क्रॉस फील्ड है, ओके, हर जगह पर हमारे पास एक क्रॉस फील्ड है। अपने को क्या करना है, इस पर नेट फोर्स निकालना है। ठीक है बच्चों, अपने को नेट फोर्स निकालना है, तो क्या करोगे देखो, तो फोर्स बराबर क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, है ना, आई एल क्रॉस बी, तो एल का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन,
तो और L कौन सा होता है, यहां से लेकर के यहां तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस अपने को लेना पड़ेगा, वो L वेक्टर का काम करेगा। तो L वेक्टर का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन, तो ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन। और फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, L क्रॉस B करोगे तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। तो डायरेक्शन तो हमें समझ में आ गया कि इस पर क्या लगेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, नेट फोर्स। ठीक है बच्चों, अब सवाल उठता है तो मतलब ये समझ में आ गया कि L और B क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, सीधा सीधा BIL होगा। ठीक है बच्चों, तो B करंट क्या है, I। अब यहां से लेके वहां तक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है, ये तो समझ में आ रहा है। ये वाला कितना है बच्चों, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा लोगे, ये C है ये B है, तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। ये यहां से यहां तक क्या है, डायमीटर यानी 2R। तो कितना हो गया बच्चों, यहां से यहां तक A प्लस यहां से यहां तक स्क्वायर रूट C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक 2R एंड प्लस उधर क्या है D। ये टोटल लेंथ हो गया। दिस इज योर फोर्स BIL, है ना, दिस इज योर फोर्स BIL। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप बना सकते हो, है ना, बेस्ड ऑन क्या, फोर्स ऑन कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, I इंटू L क्रॉस B यूज करके। क्लियर है बच्चों? चलो, तो थोड़े बहुत हमने डिस्कशन कर लिए है ना। कल का जो टॉपिक है अब आपको क्लियर हो जाएगा, आप इसके ऊपर प्रॉब्लम्स बना सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब जो है आज हम लोग नया टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा करते थे बेटा, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, है ना, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, क्या कहलाता था, डाइपोल कहलाता था। उसी तरीके से यहां पर उसके इक्विवेलेंट एक क्वांटिटी है, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट एक क्वांटिटी है, हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, डाई मतलब क्या होता है, दो, और पोल, इसके पास क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। ठीक है, जैसा वहां पर दो पोल होता था प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां पर डाई पोल यानी दो पोल कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये जब अपन मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहां और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक मैग्नेट के पास जैसा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, दो पोल होते हैं, डाइपोल होते हैं, और दोनों पोल कुछ दूरी पर होते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, डाइपोल फॉर्म करते हैं। आई बात समझ में, मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छे से समझ में आया? तो बच्चों जब मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहां तो डाइपोल अपन समझेंगे ही समझेंगे, बट यहां पर मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि एक करंट कैरिंग लूप जो होता है, अगर एक कोई करंट कैरिंग लूप हो, जैसे कि ये, ठीक है, इस तरीके से मैं वायर का एक, है ना, सर्कुलर शेप दे दूं और इसमें एक करंट बहा दूं, ठीक है, आई करंट इसमें बहा दूं। क्लियर है बच्चों? और इसका रेडियस सपोज मैंने ले लिया R। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कहा जाता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो होता है, सर्कुलर या कोई भी लूप हो, एक करंट कैरिंग लूप जो होता है वो अपने आप में एक डाइपोल की तरह काम करता है, यानी मैग्नेट की तरह काम करता है। बात समझ में आई आपको? एक करंट कैरिंग एक करंट कैरिंग लूप से कुछ भी हो सकता है, करंट कैरिंग लूप लेकिन बनना चाहिए ना, उसको क्लोज लूप बनना चाहिए। तो एक करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। डाइपोल यानी दो पोल, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। तो ध्यान से समझे, ए करंट कैरिंग लूप behave as मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, इसका जो एक फेस होता है ना, इसका जो एक फेस होता है
वो अगर नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है तो जो उसका अपोजिट पोल है, मतलब उसका अपोजिट साइड है, वो आपके साउथ पोल की तरह काम करता है। सपोज ऐसा कोई एक वायर को मैंने इस तरीके से मोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं इसमें करंट बहाता हूं, ठीक है, तो एक साइड जो है वो नॉर्थ पोल की तरह और एक साइड जो है वो साउथ पोल की तरह काम करेगा। तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दो पोल बन गए और इसके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है ना, नॉर्थ पोल इस तरफ, साउथ पोल इस तरफ और उसके बीच का गैप है ना। तो ये टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स विथ स्मॉल डिस्टेंस क्या बना देता है, मैग्नेटिक डाइपोल बना देता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक जो करंट कैरिंग लूप होता है वो अपने आप में एक मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। समझ गए क्या? अच्छा, तो कौन सा फेस नॉर्थ पोल होगा और कौन सा फेस साउथ पोल होगा, है ना बच्चों। आपने सीखा भी होगा क्लास टेंथ में, है ना, क्लॉक फेस रूल। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे सामने रखना है और देखना है कि अगर इसमें करंट जो है इस तरीके से बह रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्या बह रहा है बच्चों, इस तरीके से, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा रखेंगे और देखेंगे क्या इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है। अगर आपको ऐसा देखने पर आपको इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज बहता हुआ दिखे तो समझ जाना कि वो साइड क्या है, वो फेस क्या है, नॉर्थ पोल। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर उसमें करंट बह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट बह रहा है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो क्या शो करेगा आपको, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बच्चों, अगर आपने एक साइड को डिसाइड कर लिया तो ऑटोमेटिक जो पीछे वाला साइड है वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो बस आपको जरूरत पड़ता है एक साइड को पहचानने की। ठीक है, तो या फिर इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों कि करंट इस तरीके से बह रहे हो, यानी क्लॉकवाइज बह रहे हो। अगर बच्चों क्लॉकवाइज बहता हुआ देखे, आपने सामने में रखा, फेस के सामने क्लॉक को कंपेयर किया, है ना, अगर उसमें करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो होना नॉर्थ पोल को शो करता है, उस फेस को, और क्लॉकवाइज करंट को फ्लो होना उस फेस को साउथ पोल दिखाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें दोनों पोल्स मिल जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। और जब इक्वल एंड अपोजिट पोल्स होते हैं सेपरेटेड विथ स्मॉल डिस्टेंस, वो क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक करंट कैरिंग लूप होता है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। ठीक है, अब जैसा याद करो कि वहां पर, है ना, हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, फिर डाइपोल मोमेंट पढ़ा, जिसको हम P से शो किया करते थे। वैसा ही बच्चों यहां पर उसके इक्विवेलेंट एक क्वांटिटी है जिसको अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये आपका जो है अगला टॉपिक है। तो बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहां सोचो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कंपेयर करो तो वहां क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, 2l। अगर 2l से शो किया, l से शो किया तो l, है ना, तो q इंटू 2l ये क्या देता था, डाइपोल मोमेंट देता था, है ना। यहां पर भी ऐसा ही डाइपोल मोमेंट होता है। आपको मैग्नेट जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पर इसी तरीके का एक एक्सप्रेशन समझ में आएगा। लेकिन अभी के केस में, यानी लूप के केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो आप समझें। अगर मान लो ये एक लूप है, ठीक है, कैसा भी लूप हो, ये सर्कुलर लूप हो सकता है, स्क्वायर लूप हो सकता है ना, कुछ भी लूप हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, बस उसका बंद होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें करंट कुछ इस तरीके से बह रहा है, ठीक है बच्चों, और ये जो लूप है उसका कुछ एरिया होगा, है ना, दिस इज मच एरिया। ठीक है, इसका एरिया है। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ आई और ए क्या देता है आपको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देता है। व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देता है। तो चलो सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ करंट
and area of loop is called मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ लूप इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्लियर है बच्चों? इसको अपन काहे से शो करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय एम वेक्टर। ठीक है, कैसे शो करते हैं बच्चों? एम वेक्टर से। क्लियर है? तो ऑब्वियसली ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ध्यान रहे। जैसा वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता था? वेक्टर क्वांटिटी होता था। ये भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो क्या आ गया आपका? एम वेक्टर इक्वल टू आई इंटू ए। अब बच्चों m क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर भी एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए ना। तो यहां पर वेक्टर क्वांटिटी कौन होगा? i तो हो नहीं सकता क्योंकि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो एरिया को वेक्टर माना जाता है। एरिया इज अ वेक्टर, है ना यहां पर। तो भाई एरिया को अगर हमने वेक्टर बनाया है तो उसका डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा बच्चों, है ना। एरिया का डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो बच्चों जो एरिया का डायरेक्शन होगा वही m का डायरेक्शन होगा, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। एरिया का डायरेक्शन कैसे लोगे बच्चों? तो आपको क्या करना है? ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है? आपको लूप को देखना है। ठीक है, लूप को देखो। अगर लूप में इस तरीके का करंट बह रहा है, कैसा करंट दिख रहा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने राइट हैंड को लो, है ना, अपने राइट हैंड को लो और उसको, है ना, इस तरीके से करंट के डायरेक्शन में इन 4 फिंगर्स को ऐसा घुमाओ। करंट के डायरेक्शन में ऐसा घुमाया तो जो अंगूठे का डायरेक्शन है, देखो इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो अंगूठे का डायरेक्शन किधर आएगा? बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये जो अंगूठे का डायरेक्शन है वही आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या कैसे निकालोगे बच्चों? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज, फिर से ये कुत्ते चालू हो गए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है बच्चों, इस रूल से दिया जाता है। कैसे भाई? तो कर्ल ऑल फिंगर्स एक्सेप्ट थंब along, ठीक है, कर्ल ऑल फिंगर्स एक्सेप्ट थंब along the direction of current in the loop। लूप में करंट के डायरेक्शन में आपको चारों फिंगर्स को, है ना, इस तरीके से कर्ल करना है। तो जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा, देन डायरेक्शन ऑफ थंब indicates direction of dipole moment। क्लियर है क्या? मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, कर्ल ऑल योर फिंगर्स एक्सेप्ट थंब along the direction of current in the loop, then डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। तो समझो बच्चों, अगर ये है, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो इस बार इस तरीके से घूम रहा है बच्चों, तो आपका अंगूठा किधर जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। तो यहां पर डायपोल मोमेंट क्या है? अंदर की तरफ है। ठीक है, मान लो इस तरीके का है ना, ये वाला है, सपोज इसको इस तरीके से रखा है और करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो देखो इसको मैं इस तरीके से घुमाऊंगा तो अंगूठा किधर आया? अप आया। तो इस समय डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा है। मान लो मैंने इस तरीके से रखा और करंट कुछ यूं बह रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से स्ट्रेच करूंगा, है ना, इसको इस तरीके से स्ट्रेच किया तो ये किधर आ रहा है? इस तरफ। तो
मैग्नेटिक डायपोल के मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, सामने की तरफ है। तो आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला बच्चों, आई इंटू ए। ठीक है, डायपोल मोमेंट का ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए तो आई इंटू ए, डायरेक्शन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। तो बच्चों ये क्या है, एक लूप के लिए है। कई बार आपको कॉइल मिलेगा, कॉइल। लूप और कॉइल का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब होता है सिंगल टर्न और कॉइल का मतलब होता है मल्टीपल टर्न्स। कई सारे टर्न्स मतलब कई सारे चक्कर होंगे, कई सारे फेरे होंगे, तो हम उसको क्या कह देते हैं, कॉइल कह देते हैं। आई बात समझ में। तो अगर कॉइल हुआ तो फिर क्या करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ कॉइल। ठीक है, कॉइल रहेगा तो क्या करेंगे, तो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, आई इंटू ए क्या था, एक कॉइल का, एक लूप का था, तो उसमें कितने टर्न्स है, मान लो एन टर्न्स हैं, तो आपको बस एन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, n इंटू आई इंटू ए। क्या हो जाएगा आपका, n इंटू आई इंटू ए। नंबर ऑफ टर्न्स को आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है तो कॉइल का बन जाएगा। अगर सिंगल टर्न है तो लूप बन जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई इंटू ए। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। क्लियर है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब सवाल उठता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, ठीक है, यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा। तो यहां से देखो बच्चों, आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है बच्चों, एम्पियर है, एम्पियर, और एरिया का क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आप लिख लेंगे बच्चों इधर एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला कोई निकाल करके बताएगा मुझे, एक्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों, तो इसका तो आई का आई ही होगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर आई, एल स्क्वायर आई, ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो दिस वाज ऑल एवरीथिंग अबाउट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्लियर है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब मान लो बच्चों आपको दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज अगर मान लो इस तरीके का हमने एक लूप बनाया, करंट इसमें कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको बेसिकली यहां क्या दिख रहा है बच्चों, है ना, दो प्रकार का रेडियस दिख रहा है, एक आउटर रेडियस R1 मान लो और एक इनर रेडियस R2 मान लो। करंट क्या फ्लो हो रहा है, I। ठीक है, करंट क्या फ्लो हो रहा है, I। तो बच्चों इसका मुझे क्या करना है, डायपोल मोमेंट फाइंड करना है, फाइंड डायपोल मोमेंट। ठीक है, फाइंड डायपोल मोमेंट कैसे करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, लूप ये है तो ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आई इंटू ए है। तो पहले आपको आई तो नहीं चेंज हो रहा, आई तो सब जगह सेम ही है ना, आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस चीज का एरिया निकाल सकते हो क्या बच्चों, तो क्या करेंगे एरिया निकालने के लिए, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस का एरिया, है ना, आउटर वाले का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, पाई R1 स्क्वायर बाई 2, हाफ सर्कल है, ये क्या हो गया बाहर वाला, माइनस अंदर वाला को माइनस करना पड़ेगा, पाई R2 का स्क्वायर बाय 2,
ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया एरिया। तो हमारे पास पता है कि m बराबर क्या होता है, आई इंटू ए होता है। तो आई इंटू एरिया, देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, π/2 है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप। इस लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, इतना है, m इक्वल टू आई π/2 r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब सवाल उठता है कि डायरेक्शन कैसा। तो डायरेक्शन देखो बच्चों क्या हो रहा है, किस तरीके से घूम रहा है, सोचो किस तरीके से घूम रहा है। तो ये ऐसे 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 जा रहा है। तो क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ऑब्वियसली ये क्लॉकवाइज है। ऐसे घुमाओ तो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ऐसे घुमाया है ना, तो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। क्लियर है कि नहीं बच्चों, ये ओके। तो अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का अलोंग नेगेटिव k एक्सिस, यानी नेगेटिव z एक्सिस। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन भी निकाल लिया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। बच्चों इस तरीके से हमने क्या किया है, एक लूप बनाया है। बेसिकली ये जो है, ये ऐसा एक सर्कल था, ठीक है। इसी सर्कल को क्या किया, ऐसा हाफ आधे से क्या कर दिया, मोड़ दिया, है ना। ऐसा ऐसा इसको इस तरीके से ऐसा मोड़ दिया, ठीक है, बेंड कर दिया। तो इसका शेप आपको कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, ठीक है बच्चों। तो ये r रेडियस है इसका, ये आपका क्या हो गया बच्चों, x एक्सिस हो गया, ये आपका क्या है y एक्सिस, और ये इधर क्या हो जाएगा z एक्सिस, ठीक है। तो इस लूप में यूं क्या हो रहा है, करंट बह रहा है। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि जो इसका एक आधा सर्कल है वो इस तरीके के प्लेन में है, और आधा सर्कल जो है इस तरीके के प्लेन में है। आधा सर्कल इस प्लेन में है, इस प्लेन में, और आधा सर्कल जो है इस प्लेन में, ऐसा। क्लियर है बच्चों। तो मुझे क्या करना है, इसका ये आपका क्या हो गया, आई फ्लो कर रहा है इसमें, मुझे इसका क्या निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करना है, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो इसमें एक चीज समझ में आ रहा है कि जो आधे आधे सर्कल है ना, वो अलग अलग प्लेन में है। आधे सर्कल अलग प्लेन में है, आधे सर्कल अलग प्लेन में है। आपको समझ में आ रहा है, आधे सर्कल अलग प्लेन में है। तो क्या क्या दिख रहा है बच्चों, कौन कौन से प्लेन में, एक जो है वो XZ प्लेन में है, और एक जो है वो YZ प्लेन में है ना। एक XZ प्लेन में है और एक YZ प्लेन में है। ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है वो XZ प्लेन में है, और ये वाला जो वर्टिकल है वो क्या है, YZ प्लेन में है। ऐसी बातें अपने को समझ में आ रही है। तो कैसे करेंगे, तो पहले ये वाले प्लेन को देखो, है ना, ये वाला प्लेन। तो इसमें अगर फुल सर्कल होता, अपने को क्या करना होता है, बेसिकली I इंटू ए, है ना, यही तो डायपोल मोमेंट होता है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, इतना, है ना, इतना इसका एरिया हो गया। या इसको मैं इस तरीके से दिखाऊं आपको, ठीक है। ये वाला जो एरिया है वो इस वाले लूप का हो गया। तो इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा, सोचो। ऑब्वियसली ये XZ प्लेन में है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, और इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके। तो ये जो थंब है वो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसके जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मान लो मैं क्या बोलता हूं बच्चों, इसको M1 बोलता हूं, ठीक है। इसके डायपोल मोमेंट को क्या बोलता हूं, M1। तो व्हाट इज M1, तो M1 वेक्टर इज
कितना बच्चों, आई इंटू ए, तो आई तो सेम ही है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, आधा सर्कल है ये, आधे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है बच्चों, ऊपर की तरफ, यानी वाई एक्सिस की तरफ, यानी जे कैप, ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को, क्लियर है बच्चों। अब देखो ये वाला जो है, ये वाला, ये किधर है, वर्टिकल प्लेन में है, YZ प्लेन में है, और इसका डायरेक्शन देखो करंट का क्या है, इस तरफ, तो ये वाला इसका जो है अंगूठे का डायरेक्शन किधर आएगा, एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, ठीक है। तो M2 वेक्टर जो होगा, मतलब इसका जो ये है वो किस तरफ आएगा बच्चों, इस तरफ, M2 वेक्टर है ना, राइट साइड, और इसकी जो एरिया है वो कौन सी होगी, ये वाली एरिया, क्लियर, इतनी एरिया आपको लेनी पड़ेगी। तो M2 वेक्टर जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा बच्चों I इंटू एरिया, आधा सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर आया, इस तरीके से, ये इस तरफ आया, यानी आई कैप पर आया। तो टोटल डायपोल मोमेंट कितना हो गया भाई, M वेक्टर क्या हो गया, M1 वेक्टर प्लस M2 वेक्टर, दोनों वेक्टर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखो क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, I पाई आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो गया, I प्लस जे कैप, M वेक्टर, ये हो गया हमारा काम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डायपोल मोमेंट के ऊपर प्रॉब्लम्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, क्या लेंगे बच्चों, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। चलो इसको देखते हैं। मैं सबसे पहले क्या कहता हूं, एक केस लेता हूं, केस 1, और मैंने क्या किया, एक लूप ले लिया, सपोज रेक्टेंगुलर लूप लिया, इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, सपोज L है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, सपोज B है, लेंथ और ब्रेड्थ ये ले लिया हमने। इस लूप में यूं करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितना I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और यहां पर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, आ रही बात समझ में। तो ये हमारा सेटअप है। अब बताओ बच्चों कि ये वाला जो वायर है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, इस वायर में करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, और फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इस पर किधर फोर्स लगेगा ये बता दो मुझे, है ना, इस कंडक्टर पर, कंडक्टर के इस पार्ट पर किधर फोर्स लगेगा और कितना फोर्स लगेगा। तो ये चीज ऑब्वियसली मेरे को पता है कि मैं क्या करूंगा, B और I क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या लगा सकता हूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकता हूं, याद करो, है ना, 4 फिंगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये देखो फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गया, और ये वाला जो मिड फिंगर होता है वो करंट के डायरेक्शन में, और करंट ऊपर जा रहा है तो इधर हो जाएगा। तो देखो फील्ड के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, तो थंब किधर जा रहा है, देखो अंदर की तरफ, तो वो हो जाएगा क्या, फोर्स का डायरेक्शन। तो इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है। अच्छा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, B इंटू आई इंटू एल, क्यों, क्योंकि I और B के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, जब 90 डिग्री होता है साइन 91 हो जाता है, BIL, इस पर फोर्स लग रहा है। अब इस वाले वायर पर देखो कितना फोर्स लगेगा, तो इस वाले वायर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसका L और B वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में, L वेक्टर और B वेक्टर क्या हो गया, इस वायर के लिए सेम डायरेक्शन हो गया। जब L वेक्टर और B वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, थीटा 0 हो जाता है, साइन 0 हो जाता है, और आपको टाउ भी, यानी IL क्रॉस B भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, 0। सिमिलरली इस पर देखो बच्चों, इस पर क्या हो जाएगा, तो अगेन लगाएंगे इसको फील्ड के डायरेक्शन में, इसको करंट के डायरेक्शन में, तो यहां करंट क्या आ रहा है नीचे,
और ये थंब का डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, बाहर की तरफ, यानी डॉट फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड यहां भी सेम होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड B, करंट I और लंबाई क्या है L, ठीक है, तो BIL इसके ऊपर भी लगेगा। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें अगेन क्या होगा, फील्ड इधर, करंट इधर, एंगल हो गया 180 डिग्री, साइन 180 क्या होता है 0, तो इसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इस वायर पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस वायर पर फोर्स लग रहा है, ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये जो प्लेन है, मतलब ये जो लूप है, उसमें एक साइड से ऐसा अंदर दबाया जा रहा है और एक साइड से ऐसा बाहर खींचा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको चपटा कर दूं, ऐसा इस पूरी सिस्टम को क्या कर दूं, ऐसा चपटा कर दूं, मतलब ये लंबाई को एकदम छोटा मान लो, तो ये एक रॉड की तरह बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक रॉड की तरह बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा क्या बच्चों, जिसमें लंबाई हमने क्या किया, इसको मिनिमाइज कर दिया और इसको क्या, ये क्या चीज है, B है। आई बात समझ में। इसमें से एक पर फोर्स क्या लग रहा था, अंदर की तरफ, है ना, F इक्वल्स टू कितना, BIL, और एक पर फोर्स क्या लग रहा था, बाहर की तरफ, F बराबर क्या, BIL। तो इस सिस्टम पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, अब इक्वल मैग्नीट्यूड के बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक अंदर की तरफ तो एक बाहर की तरफ। आपको पता होगा कि जब ऐसा होता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, ठीक है। व्हेन टू इक्वल है ना, अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग सच दैट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम नहीं हो, तो वो क्या तैयार करते हैं, एक कपल तैयार करते हैं, कपल ऑफ फोर्स तैयार करते हैं। तो यहां पर एक कपल ऑफ फोर्स लग रहा है, और जब कपल ऑफ फोर्स होता है तो वो क्या पैदा करता है, टॉर्क पैदा करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क पैदा होगा। टॉर्क क्या होता है बच्चों, कपल का मोमेंट या मोमेंट ऑफ कपल बोलते हो आप, है ना। टॉर्क या मोमेंट ऑफ कपल जो यहाँ प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, दोनों में से कोई भी एक फोर्स इनटू उसके बीच की दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, B, तो F इक्वल्स टू क्या, देखो बेटा, BIL इंटू B, तो B इंटू I, L इंटू B, ये लंबाई और ये चौड़ाई, L इंटू B क्या होता है, इसका एरिया। तो ये आप L इंटू B को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया लिख सकता हूं, समझ गए क्या। अच्छा, I इंटू A क्या होता है, I इंटू A क्या होता है, अभी अभी हमने सीखा है, डायपोल मोमेंट होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, M इंटू B, क्या लिख सकता हूं, M इंटू B। तो कितना इस पर टॉर्क लगा बच्चों, इस पर टॉर्क लगा M इंटू B, क्लियर, M इंटू B। अच्छा, M क्या है, M इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कैपिटल B क्या है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सोचो M का डायरेक्शन किधर होता है, M का डायरेक्शन याद करो, है ना। तो M के डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया था, राइट हैंड थंब रूल यूज किया था। करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो M का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अंदर की तरफ, तो M का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और B का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। तो देखो M और B के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको ऐसा भी लिख देता, MB sin 90, तो भी चलता क्या, MB sin 90, तो भी उसकी वैल्यू M इंटू B ही रहता, क्योंकि अभी एंगल कितना है, 90 डिग्री है, किसके किसके बीच में, M और B के बीच में, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, MB sin थीटा, क्या लिख सकता हूं बच्चों, MB sin थीटा। तो टाउ जो यहां प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ, MB sin थीटा, और इसी ये देखो बाय डेफिनेशन, वेक्टर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, M क्रॉस B, कितना हो जाएगा, M क्रॉस B। तो यहां पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये आपको पता ही होगा कि टॉर्क भी एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको ऑब्वियसली क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो यहां पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, M क्रॉस B। M क्या है बच्चों, डायपोल मोमेंट, V क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, M क्रॉस B करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। अच्छे से समझ में आया क्या, आपको अच्छे से समझ में आया। M वेक्टर और B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप का क्या फॉर्मूला आया बच्चों, टाउ इक्वल्स टू M क्रॉस B, बोले तो MB sin थीटा, ठीक है, MB sin थीटा।
क्लियर है? ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। लेकिन इस कंडीशन में चूंकि आपका एंगल क्या है 90 डिग्री है ना, क्योंकि एम वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और बी इधर है तो 90 डिग्री है, तो यहां पर क्या होगा, ओनली एम इंटू बी होगा। ठीक है, और ये आपका मैक्सिमम टॉर्क होगा, क्योंकि साइन 90 वैल्यू जो है 1 होता है और ये एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपको समझ में आ गया टॉर्क कितना होगा बच्चों, m क्रॉस b होगा। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब इस टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालना है बच्चों? तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई? क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके। क्या यूज करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे और हम टॉर्क निकालेंगे। तो m वेक्टर किधर है आपका, इस तरफ है, और b वेक्टर किधर है, इस तरफ है ना, b वेक्टर इस तरफ है, और m कैसा था, सॉरी अंदर था, है ना। तो m क्रॉस b करेंगे तो इसका जो एक्सिस आएगा वो किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, उस एक्सिस के अबाउट, है ना, उस एक्सिस के अबाउट ये क्या होगा, रोटेट होगा। क्लियर है बच्चों? उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट होगा। तो टाउ इक्वल्स टू, आप याद रख लें इस फॉर्मूले को, टाउ इक्वल्स टू m क्रॉस p या mb साइन थीटा। तो भाई बच्चों हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस तरीके से हो मैग्नेटिक फील्ड, है ना, साइड्स के परपेंडिकुलर हो, ऐसा नहीं जरूरी है। तो अपन क्या करेंगे, केस 2 मानेंगे जिसमें परपेंडिकुलर ना हो। तब क्या होगा, तब क्या होगा टॉर्क का फॉर्मूला। फिर क्या होगा टॉर्क का फॉर्मूला, चलो देखते हैं। सी केस 2, अगर मान लो हमारा जो लूप है कुछ इस तरीके से है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है B, है ना, करंट इसमें कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट इसमें कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो इस बार क्या दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो प्लेन है उसके बीच कुछ एंगल बन रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको। तो मान लो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, I। तो बच्चों जो ये वाला पार्ट है, ये वाला स्ट्रेट पार्ट है, उसमें अगेन करंट का फोर्स का डायरेक्शन सेम वे में निकालेंगे। फील्ड का डायरेक्शन इधर है, करंट इसमें ऊपर है, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, तो क्रॉस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी लंबाई सपोज L है और चौड़ाई सपोज क्या है B। ठीक है, व्हाट इज L इज इट्स लेंथ एंड B इज इट्स ब्रेड्थ। तो I बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू I इंटू L। आपको समझ में आया क्या? क्योंकि देखो यहां पर B क्या है, ये है B, तो B और L क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां कोई दिक्कत ही नहीं, साइन 91 हो जाएगा तो BI L बचेगा। तो फोर्स कितना लग रहा है, B इंटू I इंटू L। मान लो बच्चों कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो अल्फा है। क्या है, ये जो एंगल है वो अल्फा है। क्लियर? तो आप देखो यहां पर, है ना, ये करंट का डायरेक्शन ही क्या होता है बच्चों, L का डायरेक्शन होता है, और ये जो है आपका B का डायरेक्शन है ना, ये जो है B का डायरेक्शन है। तो L क्रॉस B, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू I इंटू L क्रॉस B, है ना बच्चों, I इंटू L क्रॉस B। तो यहां पर L इधर है और B इधर है, L क्रॉस B करोगे तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, तो इधर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा। आई बात समझ में, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा। मान लो ये छोटा सा लेंथ लिया मैंने DL, तो कितना लग जाएगा फोर्स बच्चों, I इंटू DL, है ना, B और साइन अल्फा, कितना फोर्स लग जाएगा, I इंटू DL इंटू B इंटू साइन अल्फा। ठीक है, तो इस पर फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा। तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इधर नीचे की तरफ यूं फोर्स लगेगा हर एक पॉइंट पर। ठीक है, कितना, इतना। अब इधर देखो बच्चों, इस तरफ फिर से वही चीज करेंगे बच्चों, है ना, फील्ड के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, तो थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, डॉट वाला लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वही BIL होगा, है ना, वही BIL होगा।
फिर इस तरफ आओ, इस तरफ क्या होगा बच्चों, देखो एल वेक्टर का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन यानी इस तरफ आएगा, और ये इस तरफ आएगा और बी इस तरफ आएगा बच्चों। तो एल क्रॉस बी करोगे तो देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, यही, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो देखोगे आप कि इसके हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इधर सेम फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। अगले पॉइंट पर भी तो ये ब्रांच पर जितना फोर्स नीचे की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स इस ब्रांच पर ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये और ये एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो रह कौन सा जाएगा, ये और ये। अगेन मैं अगर इसको ऐसा क्या कर दूं, कंप्रेस कर दूं, तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। और ये चौड़ाई क्या है, बी है। आई बात समझ में, ये चौड़ाई क्या है, बी है, दिस इज बी। और क्या हो रहा है बच्चों, इस पर क्या लग रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, कितना, बी इंटू आई इंटू एल। और इस पर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, बी इंटू आई इंटू एल। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लग रहा है, बी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लग रहा है। ओके, अब बच्चों आप ध्यान से समझो, है ना। ये वाला एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल हमने क्या ले रखा है, थीटा। ठीक है, प्लेन और फील्ड के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, सॉरी अल्फा। क्या लिया था हमने, अल्फा। और एक चीज आपको पता है, एक चीज पता है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, कैपिटल एम यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो मान लो कि इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है ना। ये क्या है, सपोज एम का डायरेक्शन है। आई बात समझ में, ये सपोज क्या है, एम का डायरेक्शन है। अच्छा, इस पर एम, इसमें चूंकि करंट ये इस तरफ है बच्चों, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एम का डायरेक्शन वो कुछ इस तरफ जाएगा, एम वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों आप एक चीज देखो, अगर ये अल्फा हो रहा है, अगर ये अल्फा हो रहा है तो इसके साथ का एंगल क्या हो जाएगा, सॉरी ये एंगल मान लो, मैं प्लेन के परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं सीधा, ठीक है, मैं बाकी चीज छोड़ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये जो प्लेन है उसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर डालो। तो आप ऐसा डालोगे बच्चा, परपेंडिकुलर, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर आप ऐसा डालोगे। जब प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा डालोगे और मान लो कि ये है ना परपेंडिकुलर का डायरेक्शन और ये बी का डायरेक्शन, ये एंगल क्या है, सपोज थीटा। तो ध्यान रहे थीटा कौन सा एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड फील्ड। प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन और फील्ड के डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या लिया है हमने, थीटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये थीटा ले लिया तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन होगा, अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये देखो बी है, इसको मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये जो दो फोर्सेस हैं, है ना, वो एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। और उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी वो ये हो जाएगी बच्चों। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये बी क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी कॉस 90 माइनस थीटा। तो टॉर्क क्या होता है, सोचो, कपल के, है ना, मोमेंट ऑफ कपल के केस में कोई भी एक फोर्स लेते हैं अपन, B इंटू आई इंटू एल, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, यानी B cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। L इंटू बी अगेन क्या हो जाएगा, एरिया, तो B इंटू आई इंटू ए इंटू साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। और I इंटू ए क्या होता है, डायपोल मोमेंट, तो ये हो गया बच्चों एम बी साइन थीटा। तो अगेन आपको टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया, एम बी साइन थीटा, यानी एम क्रॉस बी। अगेन आपको क्या मिला, टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी।
ठीक है। एम वेक्टर क्या होता है? एम वेक्टर होता है आपका, ठीक है बच्चों, एम वेक्टर क्या होता है? हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर और फील्ड के बीच का डायरेक्शन हमने क्या लिया है? देखो थीटा। प्लेन के परपेंडिकुलर और बी के बीच का डायरेक्शन हमने क्या लिया है? थीटा लिया है। तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा? एम बी साइन थीटा। क्लियर है? तो हमें यहां पर भी थीटा किसके बीच का एंगल है? प्लेन के परपेंडिकुलर यानी एम वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर का डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा है। तो आपको क्या दिखा कि केस कोई भी हो, है ना, हमेशा टॉर्क का फॉर्मूला क्या यूज करना है? यही यूज करना है, टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, यानी एम बी साइन थीटा, जिसमें थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर। एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? थीटा होता है। तो एम क्रॉस बी आपको क्या दे देगा? टॉर्क दे देगा। अच्छे से समझ में आया? तो भाई आपको अगर ये दो चीजें दी रहेंगी तो आप आसानी से क्या कर पाओगे? टॉर्क को फाइंड कर पाओगे। अब अगर आपसे कोई पूछता है तो हमें हमारे पास रिलेशन मिल गया, टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों कि बताओ मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा? केस 1, ठीक है। अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, है ना, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए तो आपको टाउ क्या मिलेगा बच्चों? एम बी साइन 90, यानी एम इंटू बी। तो मैक्सिमम टॉर्क क्या पैदा कर सकते हो आप? एम इंटू बी पैदा कर सकते हो। ये कब का केस है बच्चों? जब थीटा क्या हो? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? अगर ये लूप है बच्चों, दिस इज लूप, इफ दिस इज लूप, तो एम वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? ये हुआ एम का ये हुआ एम का डायरेक्शन, है ना, और बी किधर होना चाहिए? फिर इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर बी क्या हुआ बच्चों? अगर ये बी का डायरेक्शन है और ये एम का डायरेक्शन है, तब जाकर के इसके बीच में कितना मैक्स टॉर्क लगेगा? ऐसा, ठीक है। तो आप देखो बच्चों, एम का डायरेक्शन, एम के डायरेक्शन के साथ बी क्या बना रहा है? 90 डिग्री। बट अगर मैं प्लेन से कंपेयर करूं, प्लेन ऑफ द लूप, तो प्लेन का लूप ऐसा है और फील्ड उस प्लेन में ही है, तो प्लेन के साथ क्या एंगल बनेगा? प्लेन के साथ ये क्या हुआ? पैरेलल। प्लेन के साथ क्या हुआ? पैरेलल। बट डायपोल मोमेंट के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये कंफ्यूज मत होना, कभी आपको बोल देगा कि प्लेन के पैरेलल, तो आप थीटा 0 मत ले लेना, क्योंकि प्लेन के साथ पैरेलल है ना, लेकिन एम का डायरेक्शन तो क्या होता है? प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उसके साथ ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। प्लेन के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, तो दैट मीन्स कि थीटा 90 डिग्री है ना, तो उसके बीच मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है। केस 2 थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री कैसे? अगर मान लो ये आपका लूप हो गया, ठीक है, ये सपोज इस तरीके से लूप है, तो बच्चों इसमें बताओ ये क्या होगा? इस तरीके से, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ है। और अगर मान लो फील्ड कैसा है? डॉट। तो भाई फील्ड भी क्या हुआ? इस डायरेक्शन में, और ये भी क्या हुआ? इस डायरेक्शन में। तो इस बार थीटा क्या हो जाएगा? 0। साइन 0 क्या हो जाता है? 0। तो टाउ क्या निकलेगा इस बार? 0। इस बार कोई टॉर्क नहीं लगेगा, इस बार कोई टॉर्क इस पर नहीं लगेगा। तो क्या समझा बच्चों? इस बार क्या है? फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस बार फील्ड और डायपोल मोमेंट क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में है। या फिर 180 डिग्री भी होगा तो भी क्या होगा? 0 ही होगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, या पैरेलल या एंटी पैरेलल। लेकिन अगर प्लेन के रिस्पेक्ट में देखूं तो प्लेन कैसा है? ऐसा, और फील्ड कैसा है? इस तरीके से। तो प्लेन के ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर है, बट डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के साथ क्या बना रहा है? 0। तो ये चीज कंफ्यूज मत होना। आपको प्लेन के परपेंडिकुलर कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि थीटा 90 डिग्री ले लोगे, है ना। प्लेन के साथ परपेंडिकुलर बोला है, ना कि डायपोल मोमेंट के साथ परपेंडिकुलर बोला है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ थीटा क्या है? 0 है। ओके, थीटा क्या है? 0 है। तो ये आपको मैक्सिमम टॉर्क देगा और इस कंडीशन में आपको 0 टॉर्क मिलेगा। क्लियर है बच्चों?
अच्छे से समझ में आया? तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। बोलता है बच्चों कि ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर 8 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एग्जांपल बोल रहे हैं ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर, इस तरीके से हमने एक वायर का कॉइल ले लिया। कॉइल मतलब ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो बोलता है 12 टर्न्स है। कितने टर्न्स हैं? 12 टर्न्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स? 12 टर्न्स। और इसकी डायमीटर कितना है? 8 सेंटीमीटर। दिस डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। आई कितना है यहां पर? 5 एम्पियर है। और मैग्नेटिक फील्ड है 0.6 टेस्ला। 0.6 टेस्ला कितना है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड 0.6 टेस्ला। आगे बोलता है बेटा पार्ट ए कि मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा? व्हाट इज मैक्सिमम टॉर्क? टाउ मैक्स क्या है? ठीक है, तो टाउ मैक्स क्या होता है बच्चा? m इंटू बी। m इंटू बी को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम टॉर्क बोलते हैं। तो m देखो क्या हो जाता है बच्चों? n इंटू आई इंटू ए। याद है आपको? है ना? लूप कॉइल के केस में डायपोल मोमेंट कितना होता है? n इंटू आई इंटू ए। और मैग्नेटिक फील्ड b। तो n कितना है? 12। आई कितना है बच्चों? 5। एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.6 है ना? 0.6। ये सारी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है बच्चों। 12 पंचे 60 इंटू पाई इंटू 0.6 और 4 चौकी 16 और 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁴। तो 16 इंटू पाई इंटू 0.6 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, ये गया है ना। 6 इंटू 6 36 इंटू 16 इंटू पाई इंटू 10⁻⁴। आप इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, आपको एक वैल्यू मिलेगी, है ना। टाउ मैक्स मिल जाएगा आपको। क्लियर है? कितना यूनिट क्या होता है बच्चों टॉर्क का? न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहां से आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल गया। क्लियर है? अब आपसे पूछता है इसका सेकेंड पार्ट, एट व्हाट पोजीशन वुड द टॉर्क बी हाफ ग्रेट एज इन पार्ट ए। अभी के केस में जितना टॉर्क आया है इसका हाफ टॉर्क किस एंगल पर आएगा, किस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, किस पोजीशन में आएगा। तो कर लो भाई, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? एम बी साइन थीटा। और वो ये टॉर्क कितना आना चाहिए? बोलता है इसका आधा। तो इंटू हाफ ऑफ दिस मच, तो 36 इंटू 16 पाई इंटू 10⁻⁴। इसको आप सॉल्व कर लो बच्चों, है ना। ठीक है, m दिया हुआ है, b दिया हुआ है, इसको सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा थीटा की वैल्यू। ठीक है, देख लेना थीटा की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो इसके ऊपर, टॉर्क निकालने के ऊपर। ओके बच्चों, तो आज की जो क्लास है हम उसको यहीं पर खत्म करते हैं। कल फिर इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। ओके बच्चों।